Hello everyone, I am Radhika Goel and today's video is going to be the second class of physics. तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और जो गति है उसके हम नियम पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काम करेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारी सेकंड क्लास है और इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर करा चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सेकंड चैप्टर एंड नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा सा लंबा था और एक साथ हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज जितना बचा हुआ हिस्सा है जिसके अंदर हम बल और गति के नियम पढ़ने वाले हैं, यानी फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, तो ये हम आज टॉपिक कवर करेंगे और इसी वीडियो के साथ आपके 2 चैप्टर पूरे फिनिश हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनर्श। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम फोर्स के बारे में यानी बल के बारे में बाद में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले गति के नियम पढ़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी वो गति के बारे में ही थी, तो आपके लिए उसको पढ़ना आसान रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका ये है लॉज ऑफ मोशन जो है, यानी जो आप गति के नियम पढ़ने वाले हैं, इनमें है क्या। देखिए जो भी कोई ऑब्जेक्ट यानी जो पिंड है अगर वो गति करता है, तो जब वो गति करता है तो वो एक रास्ता कवर करता है, तो उस पे कुछ नियम लगते हैं जिन्हें हम गति का नियम बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 3 नियम हैं जो आपको पढ़ने होंगे। इनको न्यूटन के गति के नियम भी बोलते हैं, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। और आपको एक और चीज़ इनको याद करने का आसान तरीका, हर 3 नियम हैं और हर नियम से पहले कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि उसी नई चीज़ का नियमों में इस्तेमाल होगा। तो जो आप गति के नियम आप पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर मैं पहले नियम की बात करूं, पहले नियम को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक शब्द के बारे में जानना होगा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनर्शिया और हिंदी में हम उसको बोलते हैं जड़त्व। ये इनर्शिया या जड़त्व, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो नियम है उसको पढ़ने से पहले हमें इन शब्दों के बारे में जानना होगा। तो इस शब्द का मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक पिंड अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंज को यानी किसी भी परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। मतलब क्या है इस वर्ड का, इस वर्ड का मतलब यही है कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पिंड कि ये अंदर से ये चाह होती है कि वो अपने अंदर आने वाले किसी भी तरीके के परिवर्तन को रोके। यानी अगर वो किसी विराम अवस्था में पड़ा हुआ है तो वो वहीं उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। वो अपने अंदर आने वाले किसी भी परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि रोकने की कोशिश करता है मतलब वो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन उसकी खुद की जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि वो अपने अंदर आने वाले किसी भी परिवर्तन को रोके। अगर वो चल रहा है, वो एक समान गति में चल रहा है, तो वो कोशिश करेगा वो एक समान गति में चलता रहे। और अगर वो किसी विराम अवस्था में है तो वो कोशिश करेगा कि वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहे। इस प्रॉपर्टी को, इस चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया, या जिसको बोलते हैं हम जड़त्व। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में फेस करते हो जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। इनर्शिया वैसे 3 तरीके का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पिंड विराम की अवस्था में है वो हमेशा विराम की अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं विराम की जड़ता। तो आप देख भी सकते हैं डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकेगा। चाहे वो रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनर्शिया। आप हिंदी में भी वही पढ़ सकते हैं कि वह गुण जिसके कारण शरीर अपनी विराम अवस्था व एक समान गति की अवस्था में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यानी आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। आपको मेन क्या करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो इनर्शिया वर्ड जब भी आएगा, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, आपको इतना दिमाग में बिठाना है। तो 3 टाइप का इनर्शिया होता है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हिंदी में कहूँ तो विराम की जड़ता, गति की जड़ता और दिशा की जड़ता। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेस्ट या विराम की जड़ता के बारे में, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। यानी अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। यानी इसका मतलब अगर कोई पिंड या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है, तो वो कोशिश करेगा कि वो उसी में ही चलता रहे, वो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहेगा। तीसरा और आखिरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा की जड़ता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी दिशा में जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी दिशा में चलते रहें। आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में सफ़र करते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आप एक कालीन को, आप एक कारपेट को डंडे से मारते हैं तो उसमें से धूल बाहर निकल जाती है। तो वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए ये आपका कालीन था और ये इसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, धूल के कण थे इसके अंदर। तो जैसे ही आपने डंडे से मारा तो दोनों, अभी क्या था, जब कालीन के ऊपर धूल जो जमा थी, अभी दोनों रेस्ट पे थे, दोनों विराम अवस्था में थे। जैसे ही आपने डंडे को मारा तो आपने डंडा किस पे मारा? आपने डंडा मारा कालीन पे। तो कालीन का जो जड़त्व है वो टूट गया, क्योंकि जड़त्व का मतलब है, इनर्शिया का मतलब है जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। पर ऐसा होता नहीं है कि वो रहता है, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर बल लगा दिया, वो भी और ज्यादा बल लगा दिया, उसके जड़त्व से ज्यादा बल लगा दिया, तो उसकी वो अवस्था टूट जाएगी। तो जब आप इसके ऊपर कोई स्टिक मारते हो, कोई डंडा मारते हो, तो इसका जो कालीन का जो जड़त्व है वो टूट जाता है। तो कालीन जो है वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आपके धूल के कण हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो आप देखिए, हमेशा जड़त्व उन चीज़ों का टूटता है जिन पे आप डायरेक्टली बल लगाएंगे, जिन पे आप सीधा बल लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो स्टिक यूज़ की थी, आपने कारपेट पे यूज़ की थी, यानी आपने कालीन पे यूज़ की थी, तो कालीन का जड़त्व टूट गया। तो कालीन और डस्ट पार्टिकल्स ऐसे थे, लेकिन जब जैसे ही आपने बल लगाया तो कालीन ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन डस्ट वहीं रही, धूल के कण वहीं रहे और वो आपको दिखाई देंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपने देख लिया रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन का बहुत, या ये जो गति की जो जड़ता है उसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। जैसे जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही चलती हुई बस रुकेगी तो हमें एकदम आगे की तरफ झटका लगता है, या फिर जैसे ही रुकी हुई बस चलेगी एकदम हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि चलती हुई बस रुकी, तो जब बस चल रही थी, आप बस में बैठे हुए हो, तो जो बस में जो जड़ता है वो गति की जड़ता है, क्योंकि वो चल रही है। आप बस में बैठे हो, आप में भी गति की ही जड़ता है। लेकिन अब आपको एक चीज बताऊं कि जब आप बैठते हो बिना टेक लगाए, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जैसे ही बस रुक गई तो आपके पैर भी बस के साथ बिल्कुल रुक गए, लेकिन जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि आप टेक लगा के नहीं बैठे हो, तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, देखिए एकदम से जैसे ही ब्रेक लगाए तो जो बस का जो जड़त्व था गति का वो टूट गया। बस के कांटेक्ट में आपके पैर हैं, तो आपके पैरों का भी जो जड़त्व है गति का वो टूट गया। लेकिन जो आपकी ऊपर वाली जो बॉडी है, इसके अंदर एकदम इसके अंदर वही जड़त्व रहा गति का। तो होगा क्या, आपकी ऊपर वाली बॉडी चलती रहेगी जड़त्व के कारण, नीचे वाली बॉडी रुक जाएगी, इसलिए आपको आगे की तरफ झटका लगेगा। लेकिन इतना कुछ नहीं पढ़ना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो झटके लगते हैं एकदम चलती हुई बस में या रुकी जैसे ही बस रुकती है, तो वो न्यूटन के या किस प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए इनर्शिया से संबंधित है। इस तरीके से डायरेक्शन का भी एग्जाम्पल है। जब भी आप किसी हिल स्टेशन पे या पहाड़ों पे जाएंगे, जैसे ही कार घूमती है तो हम साइड वाइज हमें झटका लगता है, जो साइड में हमें जो धक्का लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम सेम डायरेक्शन में जाएं। तो ये थे इनर्शिया के कुछ टाइप्स जो आप पढ़ सकते हैं जी। तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम की जड़ता,
इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति की जड़त्वता और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा की जड़त्वता। तो ये था बस इनर्शिया के बारे में, इतना था। अब मैं आपको बता रही हूँ जो पहला नियम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर नियम से पहले एक नई चीज पढ़ेंगे, तो पहले नियम से पहले जो नई चीज पढ़ी आपने पढ़ी जड़त्वता यानी इनर्शिया। तो पहला नियम क्या है, आप ये समझिए कि पहले नियम में इनर्शिया यानी जड़त्वता को ही उठाना है, बस कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट इनर्शिया को अपना रखेगा, जो उसके अंदर इनर्शिया है वो रखेगा जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे मैंने कालीन वाला एग्जांपल दिया था, उसमें बाहर से आपने डंडा मारा था तो वो बाहर की फोर्स है। तो आप पढ़ सकते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो उसी में रहेगा, अगर कोई पिंड गतिमान अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई बाहर से बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये है न्यूटन का पहला नियम। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिए इनर्शिया के, वही पहले लॉ के एग्जाम्पल हैं, और ये लॉ गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं, जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी आपने पहले लॉ में बस ये बता दिया कि इनर्शिया रहेगा तब तक, सिर्फ जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो इसका ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक और नाम से बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी गैलीलियो के जड़त्व का नियम। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एग्जाम्पल्स इसके 3 हैं जिसमें मैंने आपको समझा भी दिए हैं। सबसे पहला यही, कारपेट बीटन विद अ स्टिक, यानी कालीन को अगर डंडे से पीटोगे तो जो अलग अलग हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं। कार और बस स्टॉप्स और स्टार्ट सडनली, कार है या बस है एकदम से रुक गई या एकदम से स्टार्ट होने लगी, तो जो झटके लगते हैं वो इसी वजह से लगते हैं। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेकन विग्रेसली, आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई ब्रांच है, कोई टहनी है, उसे जोर से हिला दो तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि जो आपकी ब्रांच है, जो आपकी टहनी है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, जो उससे पत्ते जुड़े हुए हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही आपने जोर से हिलाया तो इसका जो ब्रांच है उसका जो जड़त्व है, विराम अवस्था का जड़त्व है, वो टूट गया, क्योंकि आपने इस पर डायरेक्ट फोर्स लगाई। तो ये हिलने लग गए लेकिन ये वहीं रहे, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिरेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करूं तो उसके लिए भी आपको एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, जो है फोर्स। आप एक चीज देखिए, फोर्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बल। फोर्स होता क्या है, इंग्लिश में तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पर इसका मतलब क्या है, अगर आप वैसे वर्ड्स के मीनिंग पे जाएंगे तो धक्का मारना या खींचना, बट फोर्स होती क्या है, बल होता क्या है, एक ऐसा काम जिसकी वजह से आप किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकते हो। अगर आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो तो जिस वजह से वो चेंज हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं फोर्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बल। तो आपको मैं बता दूं कि जो बल है, इसकी जो एसआई पद्धति में जो इसकी यूनिट है वो है न्यूटन। यानी इसको डिनोट करते हैं, इसको जो लिखने का तरीका है, न्यूटन को शॉर्ट में हम एन से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फोर्स में पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी ऐसा प्रयास जो किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको फोर्स के बारे में जानना हो, अगर बल की बात करूं तो बल एक ऐसी चीज है जो कुछ भी जिस किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कोई रुकी हुई चीज है उसको हिला सकता है, कोई मूव यानी कोई गतिमान कोई चीज है उसको रोक सकता है। जैसे बॉल आ रही है गतिमान अवस्था में, आपने कैच कर लिया तो वो रुक गई, तो आपने अपने हाथों से फोर्स लगाई। तो बल एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, जो फोर्स है
इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, जैसे मैंने अभी आपको बताया N। इसकी एक और, जैसे 3 पद्धतियां थी, हमें 2 पद्धतियों में नॉर्मली पढ़ना है ज्यादातर। एक तो SI यानी जिसको MKS सिस्टम बोलते हैं, और एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं CGS। ये मैं आपको पहली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने वो नहीं देखी है आप प्लीज उसको वीडियो को देखिए। CGS सिस्टम में जो बल यानी जो फोर्स की जो यूनिट है वो होती है डाइन, DYNE। और इनमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे में क्या रिलेशन है? देखिए एक चीज तो बहुत सिंपल सी है कि जो SI सिस्टम है यानी जो MKS जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी प्रणाली है, वो थोड़ी बड़ी प्रणाली है और CGS थोड़ी छोटी प्रणाली है। तो इसमें रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, यानी न्यूटन एक बड़ी क्वांटिटी है और डाइन एक छोटी क्वांटिटी है। और इसके अलावा बल में इतना ही करना है, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि बल कितने तरीके का होता है। तो बल यानी फोर्स 2 तरीके का होता है, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी संतुलित बल और असंतुलित बल। ये वैसे नाम से ही पता लग रहा है, बहुत कुछ सेकंड का ही काम है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर ये कोई पिंड है, अगर हम इसको खींच रहे हैं इधर से भी और इधर से भी, और दोनों ओर से बिल्कुल इक्वल बल लगाया जा रहा है, तो अगर ये जो पिंड है ये हिलेगा नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से भी 5 न्यूटन का बल है, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर से हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल बल लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ऐसी फोर्सेस को जब ओवरऑल जो टोटल, अगर एक ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्सेस लग रही हो, एक पिंड पे बहुत सारे बल लग रहे हो, लेकिन सबका जो सम अगर हम करें तो 0 बैठे, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर ये रुका हुआ था तो ये रुका हुआ ही रहेगा, और अगर ये चल भी रहा था और आपने तब इस पे फोर्स लगाई, वो इक्वल फोर्सेस थी, ये तब भी ये चलता रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, या जो असंतुलित जो बल है वो कौन सा होता है, कि अगर एक पिंड पे हमने एक बॉडी पे हमने दो ही फोर्सेस लगाई, लेकिन वो इक्वल नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये इक्वल नहीं है। आप खुद बता देंगे कि जो ये पिंड है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 न्यूटन की तरफ खींचेगा क्योंकि उस तरफ ज्यादा फोर्स है। तो ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए आप पढ़ के भी देख सकते हैं। फोर्स है पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी ऐसा प्रयास जो किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। CGS यूनिट इसकी डाइन है और इसकी SI यूनिट, अच्छा सॉरी, SI यूनिट डाइन है और CGS यूनिट इसकी SI यूनिट इसकी न्यूटन है और CGS यूनिट इसकी डाइन है, और ये रिलेशन है 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। तो सेम यही कि इसकी न्यूटन और डाइन है, ये आपको रिलेशन दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ये कई बार आ भी जाता है, तो आप ये देख सकते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की फोर्सेज होती हैं, बैलेंस फोर्सेज और अनबैलेंस फोर्सेज। इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे फोर्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। हम लोग गति के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पहला नियम पढ़ा इनर्शिया का नियम, यानी जड़त्व का नियम, कि एक पिंड, एक ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, सेकंड लॉ। देखिए जैसे आपने फर्स्ट लॉ के लिए आपने इनर्शिया पढ़ा, जड़त्व पढ़ा, ऐसे ही आपको सेकंड लॉ के लिए पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम, यानी जिसको हम बोलते हैं संवेग। अब ये मोमेंटम या संवेग होता क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए अगर हम कोई भी काम कर पा रहे हैं तो वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास 2 चीजें हैं, हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम यानी संवेग। देखिए मैं आपको ये समझा देती हूँ, मोमेंटम यानी संवेग, इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वो बहुत छोटी सी है, पर उससे आप इसका कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें दीवार पे कोई कील ठोकनी है तो हमें क्या होगा, हमें एक कील चाहिए होगी, हमें हथौड़ा चाहिए होगा। लेकिन अब मैं कुछ और आपको कुछ कंडीशंस देती हूँ। हमने मान लिया हमारे पास कील है,
लेकिन हथौड़े की जगह मैंने कोई एक पतली सी स्टिक ले ली, तो क्या वो कील ठुक जाएगी? वो नहीं ठुकेगी। क्यों? क्योंकि आपने हथौड़े को चेंज कर दिया एक पतली सी स्टिक से। तो क्या चीज का डिफरेंस रहा वहां पे? डिफरेंस रहा है मास का, या जिसको मैं बोलती हूँ द्रव्यमान का। मतलब हथौड़े का जो मास है वो बहुत ज्यादा था, जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा था, और उसका जो पतली सी स्टिक है उसका द्रव्यमान बहुत पतला था। तो अगर आपने कील ले ली और आप उसको स्टिक से मारे जा रहे हो, वो नहीं ठुकेगी। अब दूसरा तरीका लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कील ली लेकिन उसके ऊपर हथौड़ा रख दिया। मैं हथौड़े को मार नहीं रही हूं, मैंने सिर्फ हथौड़ा उसके ऊपर रख दिया। तो क्या वो कील ठुक जाएगी? वो नहीं ठुकेगी। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कोई वेग नहीं है। अगर आपको उस कील को ठोकना है तो आपको बहुत वेग के साथ आपको उस हथौड़े को मारना होगा। तो यानी वो जो काम हुआ है वो दो कारणों की वजह से हुआ है, एक तो द्रव्यमान यानी मास, और एक वेलोसिटी यानी कि वेग। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, हम इन्हीं दो चीजों की वजह से कोई भी काम कर पा रहे हैं, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन्हीं दोनों के प्रॉपर पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मोमेंटम या फिर संवेग। तो आपको मैं बता दूं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इनटू वेग। और मोमेंटम जो है, अब आपको पता लग गया होगा इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है ये सदिश राशि है या अदिश। ऑब्वियसली ये सदिश है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में आपको ये पता लग गया है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तीसरी चीज, इसको मोमेंटम को हम डिनोट कैसे करते हैं, हम क्या सिंबल यूज करते हैं? तो मोमेंटम के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे, आप यूज करेंगे पी। इसकी यूनिट अगर मैं बनाना चाहूं तो आप कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि आपको दो ही चीजों की मल्टीप्लाई करनी है, मास की और वेलोसिटी। तो आप मल्टीप्लाई करके आप इसके यूनिट बना सकते हैं। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम से के आ रहा है यानी किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में दो ही यूनिट्स आपको याद कराई थी, आप जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में वेलोसिटी की यूनिट और एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी की यूनिट जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की बताई थी, ऐसे समझाया था कि एक्सेलरेशन इसका बड़ा भाई समझ लीजिए, उसमें बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड के ऊपर 2 आएगा। तो आपने यहाँ पे यूनिट्स लिखी, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अब हम पढ़ के देखते हैं इसको। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल है उसको संवेग कहते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसके अलावा P इज इक्वल्स टू mv इसका ये फॉर्मूला है, और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बस इतना ही पढ़ना है आपको मोमेंटम के बारे में। और अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बाद, जैसे इनर्शिया पढ़ने के बाद हम फर्स्ट लॉ पे आए थे, हम मोमेंटम पढ़ने के बाद सेकंड लॉ पर आएंगे। तो देखिए सेकंड लॉ है क्या, ये भी समझा देती हूँ। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वैसे पहली स्लाइड में सब कुछ है। चलिए चलिए अब मैं आपको समझा रही हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का दूसरा नियम। देखिए गति का दूसरा नियम ये कहता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो मेरे अंदर मोमेंटम है, मेरा मास है और मेरी कुछ स्पीड है, जिसके कॉम्बिनेशन की वजह से मैं कुछ काम कर रही हूँ, यानी मेरा कुछ द्रव्यमान है और मेरी कुछ चाल या वेग है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी काम कर पा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरा नियम ये कहता है कि जितनी जल्दी हमारा संवेग कम होगा उतनी ही ज्यादा बल बनता है। यानी कि मेरा मतलब ये है कहने का, जितनी जल्दी आपका संवेग कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा बल प्रोड्यूस होगा। यानी मोमेंटम में जितना ज्यादा जल्दी चेंज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। देखिए
आप नोटिस करेंगे जो कराटे, जो जिनको कराटे आते हैं, या अगर आपने कभी भी कुछ देखा हो, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बर्फ, या फिर बर्फ की सिल्ली रखते हैं, या फिर कोई टाइल एक के ऊपर एक लगाते हैं। तो एक बार हाथ मारते ही वो पूरा टूट जाता है। तो ऐसा क्यों क्यों टूटा? या एकदम हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो नॉर्मल हम लोग हैं हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने हाथ पे कुछ चोट मार लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बर्फ की सिल्ली हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। तो जब कराटे प्लेयर मारता है, जो कराटे करने वाला इंसान है वो मारता है, तो वो क्या करता है? अपने हाथ को बहुत तेज स्पीड से लाता है। अब क्या है, हम कोई भी काम कर रहे हैं हम तो मोमेंटम की वजह से कर रहे हैं ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग। तो जब हमने वेग बढ़ा दिया तो मोमेंटम भी बढ़ गया, हमारा जो संवेग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अब होगा क्या? जैसे ही कराटे प्लेयर लाकर अपना हाथ इस पे टिकाता है, से हम लोग टिकाएंगे तो हमारा हाथ वापस भी जाएगा। उनका हाथ क्या होता है कि जैसे ही वो आके उन्होंने टकराया, तो यहाँ पे आते ही इतनी तेज जो संवेग था उनके हाथ में, वो एकदम जीरो हो गया, क्योंकि एकदम यहाँ पे जैसे ही टच किया हाथ रुक गया। तो हाथ रुक गया मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, जो ये आपका वेग है वो एकदम जीरो हो गया। तो मतलब यहाँ पर आते ही, बर्फ की सिल्ली पर आते ही जो संवेग है वो एकदम जीरो। और जितनी जल्दी संवेग जीरो होगा, या जितनी जल्दी संवेग में फर्क आएगा, उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। इस वजह से इतनी फोर्स प्रोड्यूस होती है, सारी टूट जाती हैं। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना जल्दी मोमेंटम में चेंज आएगा, तो जितना जल्दी का मतलब आप टाइम देख रहे हो ना, कि जितने कम टाइम में मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको कोई डेफिनेशन नहीं लर्न करनी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेकंड लॉ है वो ये बोलता है कि मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स प्रोड्यूस होगी। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका रेट, रेट का मतलब क्या है? अपॉन में टाइम लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, यानी जितनी फोर्स अप्लाई होगी उस पे वो डिपेंड करेगी। ऐसे ही किसी भी पिंड की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और उसकी अर्थात संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की है। यानी जिस डायरेक्शन में बल लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। या आप कैसे कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा वही डायरेक्शन बल की होगी, बट इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस मेन आइडिया याद रखना है, जो कि ये है कि जितनी जल्दी मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, जब एक चीज के साथ बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ती है तो हम वहां पे यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ज्यादा फोर्स कितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी जल्दी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो बल है वो समानुपाती है किसके? जो संवेग में परिवर्तन आएगा अपॉन समय। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता है। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको वो डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है जो बहुत आसान है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेकंड लॉ में हमें चेंज, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया, आप ये याद रखोगे, फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का, सेकेंड लॉ है मोमेंटम का। तो इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। और सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला आया है वो आया है F इज इक्वल्स टू ma, यानी F का मतलब बल यानी फोर्स, M का मतलब द्रव्यमान, और A का मतलब है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू ma। और आप याद कैसे कर सकते हो? आप याद कर सकते हो कि सेकंड लॉ ने हमें बताया फादर और मदर इक्वल होते हैं, तो F इज फॉर फादर, और माँ बन रहा है तो फादर और मदर। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि F इज इक्वल्स टू ma इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ ऑफ मोशन। तो ये कौन सा नियम से आया? तो ये सेकंड नियम से आया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग परिवर्तन और समय अंतराल के, जिससे ये फॉर्मूला आया है F इज इक्वल्स टू ma। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके दोनों लॉज, क्योंकि जो दो नियम है इन्हीं दोनों नियम में एक एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी थी, फिर दो नियम आने थे। तीसरा नियम सबसे आसान है, क्योंकि तीसरा नियम कहता है कि आप जैसा भी करेंगे आपको उसका इक्वल यानी बिल्कुल उतना ही और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फल मिलेगा। हाँ, ये नॉर्मली फिलोसफी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कहता है बिल्कुल उल्टा फल मिलेगा। तो आपका जो तीसरा जो लॉ है वो यही है। अच्छा, ये इससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो कराटे प्लेयर वाला है जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, और दूसरा है जो हाई जंपर होते हैं, यानी जो ऊंच कूद के खिलाड़ी होते हैं, जो हाई जंपर होते हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे कूदते हैं तो नीचे कुछ कुशन यानी कुछ गद्दा रखते हैं, या फिर सैंड जो है, जो रेता है, उसकी पूरी हीप बना के रखते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब हाई जंपर इतने ऊंच से कूद रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है उनकी, मास भी उनके अंदर होता है यानी द्रव्यमान भी होता है, और उनके अंदर वेग भी होता है, तो जिसकी वजह से पूरा संवेग जो है उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप खुद एक चीज सोचिए, हाई जंपर यहां से कूद रहा है, उसको यहां तक कूदना है, तो यहाँ से इतना हाई मोमेंटम होता है, इतना ज्यादा संवेग होता है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, जमीन होगी, तो एकदम जैसे ही टकराएगा उसका मोमेंटम एकदम जीरो। और जितनी जल्दी मोमेंटम जीरो होता है, जितनी जल्दी संवेग जीरो होता है, उतनी ज्यादा बल बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपने आप को चोट मार सकते हैं, इससे उनको चोट लगेगी, तो इसलिए उनको या तो कुशन प्रोवाइड कराते हैं या फिर सैंड यानी रेते की जो हीप बना के रखते हैं, वो इसलिए होता है। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि आप जो भी काम करोगे आपको उसके इक्वल आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अगर मैं इसको धक्का मारती हूँ इस तरफ से, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्क्रीन भी मुझे उतनी ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारती है। आप देख सकते हैं जब हम चलते हैं तो यही होता है, हम पीछे वाले पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और इस वजह से हमारा जो आगे वाला पैर है वो आगे की तरफ पुश होता है और हम आगे चलते हैं। स्विमिंग अगर आप तैरना जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम पानी को हाथ से पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो ये हमारा एक्शन है, ये हमारा कार्य है, क्रिया है हमारी, और हमें पानी रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। कैसे? हमने पानी को पीछे धकेला तो हमारी डायरेक्शन क्या है, पीछे, हमारी जो दिशा है पीछे की तरफ हमने काम किया। पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है, तो वो प्रतिक्रिया है। तो एक तो इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल बल के साथ पानी हमें आगे धकेलेगा और अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इसके लिए एक चीज और बता दूं, ये जो एक्शन रिएक्शन है यानी क्रिया और प्रतिक्रिया है, ये हमेशा दो अलग अलग पिंडों पे काम करती हैं, ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे काम करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको चलने वाला बताया, तो एक्शन किया था आपके पीछे वाले पैर ने जमीन पे, रिएक्शन आपको मिला आगे वाले पैर पे, जमीन सॉरी जमीन ने रिएक्शन दिया। इसी तरीके से जो आपका स्विमिंग में है, आपने एक्शन किया, आपने पानी को पीछे की तरफ धकेला, लेकिन रिएक्शन दिया आपको पानी ने, तो हमेशा दो बॉडीज इन्वॉल्व होंगी। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे काम करती हैं, यानी विभिन्न निकायों पर कार्य करता है। इस तरीके से एक और चीज भी है, जब बंदूक से, अगर आपने टीवी में बहुत देखा होगा, हम फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन वो हो गया एक्शन, वो हो गई क्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है? तो जो बहुत भारी बंदूक होती है, जो कंधे पे रख के जिनको फायरिंग किया जाता है, वो बंदूक को हल्का सा पीछे की तरफ झटका लगता है, तो वो है उसका रिएक्शन। बस आप ये समझ सकते हैं, आपका अगर ये क्वेश्चन है कि इक्वल होने चाहिए, भाई मैंने बोला है कि ये इक्वल होती है, समान होती है, तो फिर तो जितनी जो बुलेट है आगे जा रही है उतनी बंदूक पीछे जानी चाहिए। लेकिन फर्क ये होता है कि जो बुलेट का मास है वो कुछ मिलीग्राम में होता है, जो बंदूक होती है वो किलोग्राम की होती है, तो मास में फर्क है, इसलिए वेलोसिटी दोनों की कम है। लेकिन अगर ओवरऑल फोर्स आप देखोगे, क्योंकि आपके पास फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है ma दूसरे नियम से, अगर आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल फोर्स वो सेम आएगी दोनों की। तो ये है आपका तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए,
तो इसके बाद आपके न्यूटन के तीनों नियम खत्म हो चुके हैं। आपका जो आज की वीडियो थी वो थी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और न्यूटन के 3 नियम, वो आप खत्म कर चुके हैं। अब कुछ बस बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है? ये है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, ये दो पिंड थे, ये दो कार थी, ये दोनों जा रही थी इस दिशा में। अब हुआ क्या, इनकी दोनों की जो वेग थी, जो चाल थी, वो अलग अलग थी, ये आगे पीछे हो रही थी, और ये किसी पॉइंट पे जाके टकरा गई। तो मैंने माना कि इसका जो संवेग था स्टार्टिंग में 35 था, इसका भी संवेग मान लो 35 था, तो टोटल संवेग कितना हो गया? 40। टकराने से पहले का जो संवेग है वो 40 हो गया। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है नाम में आ रहा है संवेग के संरक्षण का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब बचाना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये टकरा भी जाती हैं तो टकराने के बाद भी इनका जो टोटल मोमेंटम है वो 70 हो गया यहाँ पे। तो ये टकरा गई मान लीजिए, और टकराने के बाद हुआ क्या कि इन दोनों का संवेग बदल गया। इसका तो हो गया 20 और इसका हो गया 50, क्योंकि टकराने के बाद हमने मान लिया कि कोई गाड़ी टूट गई या कोई बिल्कुल धीरे धीरे चलने लग गई, दूसरी तेज चलने लग गई। तो संवेग इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है ना, द्रव्यमान और चाल पे, यानी मास और वेलोसिटी पे। तो लेकिन उसके बाद भी जो इनका टोटल संवेग रहेगा, टोटल मोमेंटम रहेगा, वो 70 ही रहेगा। तो ये है आपका संवेग के संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा टोटल, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। यानी जो ओवरऑल मोमेंटम है, जो ओवरऑल संवेग है, वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी उसमें चेंज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं when two or more bodies act upon each other, यानी जब दो या दो से ज्यादा पिंड हैं वो एक दूसरे पे कुछ काम कर रहे हैं, यानी टकरा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, their total momentum remains constant, उनका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन इसकी कंडीशन है कि कोई बाहर से बल नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये दो कार थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद कोई तीसरी कार आके इनको हेल्प कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। या इसकी एक और लैंग्वेज है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी आपको मोमेंटम वर्ड दिखे और कांस्टेंट वर्ड दिखे, आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा नियम है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के संरक्षण का नियम। अब अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इम्पल्स को हम बोलते हैं आवेग। कहते हैं ना, आवेग में आके कुछ कर दिया, या इम्पल्सिव होके हमने कोई डिसीजन ले लिया। मतलब जब फोर्स यानी बल काम करे पर बहुत कम टाइम के लिए, बहुत क्षणिक, जिसको बोलते हैं ना कि क्षणिक टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स के लिए क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इम्पल्स या आवेग को आई से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बल काम करेगा बहुत छोटे टाइम के लिए, तो वैसे तो आप यहाँ पे टी याद कर सकते हैं कि बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स काम करेगी टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। आप इसकी यूनिट बना सकते हैं बहुत आराम से। फोर्स की यूनिट मैंने आपको न्यूटन बताई है, टाइम की सेकंड। तो जो इम्पल्स की एसआई यूनिट है वो न्यूटन सेकंड बन गई इस तरीके से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि जब फोर्स काम करती है वो किसी डायरेक्शन में काम करती है। अगर जब भी फोर्स काम करेगी, किसी डायरेक्शन में काम करेगी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये लिख रखा है, when large force acts on a body for a very small time, जब बहुत
बड़ी फोर्स बहुत कम टाइम के लिए काम करे तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है जिसमें हम प्रोडक्ट करते हैं फोर्स और टाइम का। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही है कि जब किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए एक बड़ा बल काम करता है तो उसको हम आवेग बोलते हैं। इसके अलावा बल और समय का गुणनफल है, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और एसआई इकाई जो है वो न्यूटन सेकंड है और एक सदिश राशि है। तो ये है आपका इम्पल्स और ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी फोर्सेस की। जैसे इम्पल्स था कि फोर्स हमने बहुत कम टाइम के लिए लगाई, तो अब कुछ आपकी फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बहुत आसान है लेकिन इनमें कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो ये है क्या? देखिए, जब आप एक चीज दिमाग में सोचिए कि आपने एक तार से, एक रस्सी से पत्थर को बांध रखा है और आप गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आपके हाथ की तरफ ना एक आपको प्रेशर महसूस होगा, एक स्ट्रेस महसूस होगा आपके हाथ की तरफ। आपको एक जिसको बोलते हैं एक एनर्जी या पावर, एक फोर्स महसूस होगी आपको अपने हाथ की तरफ। उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपका हाथ ही उसको डायरेक्शन दे रहा है। क्योंकि आप जब गोल गोल घुमा रहे हो, आपका हाथ ही उस पत्थर को गोल गोल हिलने के लिए, गोल मूव करने के लिए डायरेक्शन दे रहा है। तो एक ऐसी फोर्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो होगा क्या कि सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, अंदर की तरफ फोर्स लगती है। उस रस्सी की तरफ से फोर्स आएगी। अगर आप गोल गोल घुमाएंगे, आप देख भी सकते हैं कि अगर आप ऐसे रखें और आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो आपके हाथ की तरफ आपको एक फोर्स महसूस होगी जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फोर्स खत्म हो जाती है, वो फोर्स हट जाती है, तो वो जो पिंड है वो गोल गोल नहीं घूमेगा, वो वृत्तीय रेखा में घूम ही नहीं सकता, वो गोल डायरेक्शन में, वो सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं कर सकता। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये वैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि अगर कोई गोल वृत्त में, अगर कोई वृत्त में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो आप डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे जो डायरेक्शन पता लगानी है वो ए पॉइंट पे पता लगानी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इसको आप सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आप बना देंगे, तो ये डायरेक्शन है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर किसी भी कारण से, मान लीजिए यहाँ पे वो स्टोन है, ये आपका हाथ है, अगर किसी भी कारण से ये रस्सी टूट जाती है बीच में से, तो ये जो पत्थर है ये गोल ऐसे आने की बजाय ये सीधा इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा, बाहर टूट जाएगा, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस रस्सी के थ्रू सेंटर तक आ रही थी, अब वो रस्सी टूट चुकी है। ये जो आपका बल है, अभिकेंद्रीय बल, ये सेंटर की तरफ लगता है, ये बिल्कुल जो केंद्र है, केंद्र की तरफ लगता है। और इसका जो फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है, ये आप अभी पूछा भी नहीं गया है, आई थिंक रिसेंट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। m क्या है? m क्या है? मास या द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। v क्या है? वेग। और r क्या है? त्रिज्या, यानी रेडियस। इंग्लिश में बताऊं तो m क्या हो गया आपका? m हो गया आपका मास, v हो गई आपकी वेलोसिटी, और r हो गई आपकी रेडियस। तो ये एक ऐसा बल है जो किसी भी पिंड के लिए जरूरी होता है अगर उसे गोल घूमना है। अगर किसी भी चीज को गोल घूमना है तो एक बल की जरूरत होगी जिसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे आपने पढ़ी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो सेंटर की तरफ लगती है। लेकिन अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल सोचने के लिए बोला था वो पत्थर रस्सी से बांध के गोल घुमाने वाला एग्जाम्पल दिया था। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मुझे आपको समझानी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपने देखा हो, जैसे जब दूध से लस्सी या हम क्रीम वगैरह सेपरेट करते हैं तो दूध हम गोल, मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसको बोलते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। जब एक ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, एक वृत्त में घूमता है, तो होगा क्या, ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगी जो बहुत जरूरी है ताकि ये गोल गोल घूमे। लेकिन न्यूटन के नियम है हमारे पास और हमें उन सबको वैलिड
ऑब्वियसली वो सारे वैलिड है, तभी सब चीजें काम कर रही हैं। तो कुछ ऐसी बल होते हैं जो एग्जिस्ट करें या नहीं, पर हमें वो मानने पड़ते हैं ताकि न्यूटन के नियम सिद्ध हो जाए। तो ऐसा एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसी एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्व केंद्र जिसको बोलते हैं, तो गुरुत्व केंद्र क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। आपको मैं अभी यही बता रही थी, अगर आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में जब कपड़े घूमते हैं तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उस गोले से बाहर की तरफ फेस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर जो दूध जब गोल गोल घुमाते हैं तो वो दूध भी बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, बाहर बाहर कोने कोने पे इकट्ठा हो जाता है गोल डायरेक्शन में। तो उसी वही फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग निकायों का होना जरूरी है, यहाँ एक ही बॉडी है। तो एक्शन रिएक्शन नहीं है, पर बैलेंस करना है, सब फोर्सेस को इक्वल अपोजिट फोर्स लगती ही है। तो जो अंदर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो बाहर की तरफ लगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसको याद करने का तरीका एक बहुत आसान सा है, देखिए फ्यूगल से याद करो फ्यूजिटिव यानी भागने वाले, तो भागने का कहाँ है? हमें बाहर भागना है, तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगे वो सेंट्रीफ्यूगल, जो अंदर की तरफ फोर्स लगे वो सेंट्रीपिटल। इसको ना सूडो फोर्स भी बोलते हैं। सूडो वर्ड यूज होता है नॉर्मली फेक के लिए, यानी छद्म जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जब फेक फोर्सेस हो तो उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, यानी छद्म बल है, इक्वल और अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल के, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा दूसरी बॉडी पे आता है। तो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत होता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है, F इज mv²/r, और ये था आपका गुरुत्व केंद्र, सॉरी ये अपकेंद्रीय बल था, मैं गुरुत्व केंद्र में उस पर चली गई थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ये था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बलाघूर्ण। मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? देखिए अगर मेरे पास कोई पिंड है और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगा रही हूं और ये गोल गोल घूमने लग जाए, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी जब फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमने लग जाए, उसमें रोटेशन होनी शुरू हो जाए, वो एक अक्ष पे घूमने लग जाए, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी भी फोर्स की वजह से जब ऑब्जेक्ट रोटेशन में आना शुरू हो जाएगा, यानी बल के जरिए एक पिंड को एक अक्ष पे के परिता घूमने की प्रवृत्ति जो होती है, उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। तो आप अपने आप सोचिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। आप फोर्स लगा रहे हैं और वो एक एक्सिस पे घूम रहा है, तो यही है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, बलाघूर्ण कैसे कैलकुलेट करोगे। बल यानी जो आपने फोर्स लगाई है, और कितनी लेंथ यानी जो आपने आम जिस जगह पे आपने बल लगाया उसकी लंबाई कितनी है, यानी बल बाहु कितनी लंबी है। तो ये है आपका इसका फॉर्मूला। आप देख सकते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। मोमेंट आर्म का मतलब है कि जिस पे आपने फोर्स लगाई है उस, देखिए एक चीज आप ऐसे देख सकते हैं, ये कोई स्टिक थी, ये कोई आपके पास एक डंडी है, और आपने जैसे इस पे फोर्स लगाई तो हुआ क्या, ये घूमने लग गई, ये घूमने लग गई। तो ये घूमने लगी, तो जब ये घूमने लगेगी तो एक लेंथ घूमेगी ना, इसकी एक लंबाई घूमेगी ना, तो आपने फोर्स किस पे लगाई, आपने इस लंबाई पे फोर्स लगाई। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का, आपने कितनी फोर्स लगाई और कितनी लेंथ पे लगाई। तो इसको हम मोमेंट आर्म या फिर फोर्स आर्म भी बोल देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा मोमेंट आर्म या फिर बल बाहु यानी फोर्स आर्म भी बोल सकते हैं। तो इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई की यूनिट तो मीटर होती है ना, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। आपको बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इनकी ऐसा यूनिट और ऐसा यूनिट तब पता लगेगी, तब याद कर पाओगे जब इसके बारे में पता लगेगा। देखो आप कैसे याद रखोगे मोमेंट ऑफ फोर्स,
यानी आप फोर्स लगा रहे हो, आप एक बल लगा रहे हो और उसकी वजह से उसमें मोमेंट आ गया, वो हिलने लग गया। तो हिलना कैसे है? गोल घूमना है। आप ऐसे याद रखोगे कि जब भी किसी बल की वजह से कोई भी पिंड अपने एक अक्ष पे घूमने लगता है तो उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। बल की वजह से घूमना, घूर्ण आ रहा है इसके अंदर, घूर्ण मतलब घूमना। तो ये है सदिश राशि है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फोर्स आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो वेक्टर ही होगा। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बलाघूर्ण। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी पिंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे उस पूरे पिंड का सारा द्रव्यमान, सारा मास उस पे एक पॉइंट पे फोकस रहता है। अगर आपको उस पूरे ऑब्जेक्ट को, जो पूरे पिंड को, अगर आपको कुछ भी मूवमेंट कराना है, आप पूरे पे फोर्स ना लगा के, पूरे पे बल ना लगा के, आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल को, गुरुत्व जो केंद्र होता है, आप उस पे अगर फोर्स लगाएंगे, आप उस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हमारे अंदर वो नाभि पर स्थित होता है, जो नेवल होती है वहां पर स्थित होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का जो वेट है वो वहां पे काम करता है, तो वह बिंदु जिससे होकर शरीर का पूरा भार कार्य करता है उसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ये अगर आप लेट रहे हो, आप खड़े हो रहे हो, आप लटक रहे हो, ये चेंज नहीं होता, ये बदल नहीं सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता अगर आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो यही है कि अगर अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे तो और उन्मुखीकरण होगा, यानी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसका भी ले लीजिए। चलिए, अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? संतुलन। संतुलन से आप समझते हैं ना, वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। इक्विलिब्रियम तो एक बारी को इंग्लिश में नहीं भी सुना होगा, बट संतुलन सबने सुना होगा। तो इक्विलिब्रियम है क्या? सेम आपको अगर याद हो, मैंने आज ही आपको बताया था बैलेंस्ड फोर्सेस, संतुलित बल। तो उसमें क्या था, जब कई सारी बल लगे लेकिन उनका ओवरऑल जो सम निकले वो जीरो हो, तो उसको, वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर वो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा, अगर वो हिल रहा था तो वो हिलता रहेगा, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे पिंड को, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो संतुलन में है। तो जब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल या सम, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। यानी किसी पिंड पर कार्य करने वाली सभी बलों का जो परिणाम है वो शून्य है, वो जीरो है, तो वो संतुलित होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी अगर वो विराम में है वो विराम में रहेगा, वो एक समान गति में है तो वो गति में ही रहेगा, क्योंकि उस पे उन बलों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर, हाँ जी आप ये समझ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो पिंड है, वो विराम अवस्था में है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड का मतलब है रुका हुआ। लेकिन अगर वो चल रहा था तब भी आपने उस पर संतुलित जो बल का प्रयोग किया, वो चलता ही रहेगा। लेकिन उस वाले इक्विलिब्रियम को, उस वाले संतुलन को बोलते हैं डायनामिक, यानी अस्थिर संतुलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टैटिक वाले इक्विलिब्रियम की, यानी स्थिर संतुलन की। देखिए, स्थिर संतुलन का मतलब क्या है? आपको ये तो पता लग गया संतुलन है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो पिंड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा है वो वैसा रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है ना, संतुलन का मतलब यही है ना। तो ये स्थिर वाले हैं कैसे? पिंड स्टार्टिंग में रुका हुआ था, विराम अवस्था में था, मतलब वो रेस्ट पे था। आपने उस पर बल लगाया, वो हल्का सा हिला लेकिन अपनी जगह वापस आ गया, तो वापस आ गया अपनी जगह, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था जिसमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ये आगे तीन तरीके का था, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो दो प्रकार का था, स्टैटिक और डायनामिक, यानी स्थिर जी, आप देख सकते हैं, एक तो स्थिर और एक गतिशील।
स्थिर का मतलब जो पिंड है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो विराम अवस्था में था, वो विराम अवस्था में रहेगा। आप अगर फोर्स लगा रहे हो फिर भी, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस हैं, संतुलित बल है। और गतिशील का मतलब वो गतिशील था तब भी गतिशील ही रहेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस लग रही है, यानी संतुलित बल लग रहा है। लेकिन आगे ये 3 तरीके का हो गया, एक हो गया स्टेबल, एक हो गया अनस्टेबल, एक हो गया न्यूट्रल। मतलब क्या है इनका, 3 तरीकों का ये हो चुका है। जिस स्टेबल को बोलते हैं आपका स्थिर संतुलन। स्थिर संतुलन का मतलब स्थिर यानी एक जैसा। आपका कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये विराम अवस्था में है, रहना तो विराम अवस्था में ही है क्योंकि आप पढ़ रहे हो संतुलन, लेकिन ये विराम अवस्था में वापस कैसे आया, जैसे इस पे फोर्स लगी, जैसे इस पे बल लगा, ये अपनी जगह से हट गया लेकिन वापस अपनी जगह पे आके रुक गया, तो इसको बोलते हैं स्थिर संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। हल्का सा हिलाने पे वो अपनी जगह ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया, यानी थोड़े से विस्थापन पर शरीर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। स्टेबल वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि ये कैसा होगा। अगला इसका एक मेन कंडीशन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे इतनी बड़ी बॉडी की लेंथ है तो ये वाला इक्विलिब्रियम, ये वाला संतुलन तब होगा जब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम हाइट पे हो, मिनिमम हाइट पे हो, तो यहाँ पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूँ इसका नंबर 1 है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कम हाइट हुई तो स्थिर संतुलन रहता है, नंबर 1 वाला संतुलन रहता है स्थिर यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरे की बात करूं अगर, तो दूसरा है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थिर संतुलन। इसके अंदर क्या होता है कि हल्का सा हिलाने पे ऑब्जेक्ट जो पिंड है वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाता, हल्का सा फर्क आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थिर संतुलन। बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अपनी जगह पे नहीं आ सकता, और ये तब होता है, देखो स्थिर और अस्थिर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, स्टेबल और अनस्टेबल बिल्कुल अपोजिट है। तो स्टेबल कब होगा आप खुद सोचिए। आप अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल शांत होंगे जब आप जमीन पे खड़े होंगे। अनस्टेबल हो जाओगे अगर आपको मैं बिल्कुल 50th फ्लोर पे कहीं पे खड़ा कर दूं तो आप हल्का सा आप डरोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको डर नहीं होता हाइट का, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद करने के लिए थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं। आप देखिए तो यहाँ पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिनिमम हाइट पे। जब सबसे ज्यादा हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी, तो यहाँ पे होगा नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल होगा, यानी अगर यहाँ पे आपने पिंड को हिला दिया, हल्का सा विस्थापन कर दिया, वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाएगा। तीसरा है न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट। ये तब होता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां था वो वहां का वहां ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आए, यानी जो गुरुत्व केंद्र था जो जहां है वो वहीं रहे। तो ऐसे में क्या होता है, आप अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पे बल लगा रहे हो, ये हिलेगा ही नहीं, ये मतलब इसके अंदर विस्थापन होगा ही नहीं, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो जब हिलेगा नहीं तो वापस आने के कोई चांस नहीं है। तो बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू मूव, वो हिलेगा ही नहीं ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। शरीर में मामूली विस्थापन पर चलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट। तो जहां पर नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, गुरुत्व केंद्र जहां पे सबका नॉर्मली होता है वो वहीं रहेगा। तो ये था आपका न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट यानी तटस्थ विस्थापन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो के साथ साथ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।